नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां झगड़े तो हर घर में होते हैं। महीने भर बाद मनीषा अपने मायके आई थी। अपने परिवार से मिलने को उत्सुक थी। देव की ताईजी सबसे बड़ी थी, उनके बाद और दो ताईजी थी और सबसे छोटी सरिता जी थी। मनीषा सबसे छोटी थी तो उसे बचपन से बहुत ही प्यार मिला था। सब भाइयों के बीच में केवल मनीषा इकलौती बेटी थी। सबके बेटे थे तो बचपन से मनीषा सब ताऊजी के बच्चों को राखी बांधती आ रही थी। मनीषा सरिता जी की इकलौती बेटी थी। उसके बाद उन्हें दूसरी संतान नहीं हुई। प्रभु की यही इच्छा समझकर मनीषा के मम्मी पापा ने उसका अच्छे से पालन पोषण किया और कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही उसके लिए लड़का देखना शुरू किया। रोमिल उन्हें पहली बार में ही पसंद आ गया। मनीषा के ससुराल वालों को मनीषा बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ये सोचकर भी हाँ कर दी कि मनीषा की परवरिश बहुत अच्छी हुई है। सब देवरानी और जेठानी में बड़ा ही प्रेम है। इसी तरह मनीषा भी अपने घर को बांध कर रखेगी। परिवार में इतना प्यार और एकता देखकर मनीषा के ससुराल वाले गदगद हो गए। मनीषा की शादी में मनीषा के तीनों ताऊजी लगे हुए थे और उनके बेटे भी सेवा में हाजिर थे। दोनों ताऊजी दूसरे शहर में रहते थे, पर शादी की तैयारियों में वो 7-8 दिन पहले ही आ गए थे। शादी के बाद भी मनीषा अपने सभी ताई और ताऊजी से बातें करती थी। हमेशा उसके आने की खबर मिलते ही उनके सामने रह रही सबसे बड़ी ताई देवकी जी पहले आ जाया करती थी। आज उसने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी शाम को हम देवकी ताई जी के यहाँ चलेंगे। बहुत महीने हो गए हैं उनसे मिलना नहीं हुआ। फोन पर तो मैं उनसे हालचाल पूछ लेती हूँ। मनीषा खुश होकर बोली और कमरे की खिड़की से उसने नजर डाली तो सामने वाले घर में कोई हलचल नहीं पाकर हैरान थी। मम्मी, वो ताई जी के यहाँ पर कोई नहीं है क्या? कितना सुनसान लग रहा है, जैसे महीनों से वहाँ कोई नहीं रहता हो। मनीषा ने चिंतित स्वर में कहा। तू आज ही तो आई है, पहले चैन से बैठकर मेरे हाथ का गर्म खाना तो खा ले, फिर बातें करेंगे। और देख, खिड़की से बाहर देखने के चक्कर में तेरी चाय भी ठंडी हो गई। सरिता जी ने बात को घुमाते हुए बोला और रसोई में फिर से चाय बनाने को चल दी। सरिता जी चाय लेकर वापस आई तो मनीषा ने फिर से देव की ताई जी के बारे में पूछा तो वो बोली कि तेरी ताई जी अपने मायके गई हैं, उनके भतीजे की शादी है। 2-4 दिन निकल गए। एक दिन मनीषा ने देव की ताई जी को फोन लगा दिया। ताई जी, आप कब वापस आएंगी? मेरा आपसे मिलने का बड़ा मन है। देव की ताई जी पहले चुप रही, फिर बोली, लाड़ो, मैं अब उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं वो मोहल्ला छोड़ चुकी हूँ। तुझे मिलना है तो तू चौराहे के पीछे जो मंदिर है उसके सामने मकान नंबर 21 में आ जाना। हम सब तुझे वहीं मिलेंगे। ये सुनते ही मनीषा सकपका गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी ताई जी, जिनकी सांसें इस घर में बसती हैं, वो ये घर छोड़ चुकी हैं। मम्मी, आपने मुझसे छुपाया? ऐसा अचानक से क्या हो गया? ताई जी तो आपसे पहले इस घर में आई थी। वो कैसे ये सब कुछ छोड़कर जा सकती है? आपने भी मुझे नहीं बताया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी, तभी तो ताई जी अपना घर छोड़कर चली गई। सरिता जी पहले तो चुप रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। वो तू परेशान हो जाती इसलिए नहीं बताया। देव की भाभी के बड़े बेटे निखिल की नौकरी चली गई थी। घर का खर्चा चलाना भारी हो रहा था। उनका घर तो पहले से ही किशोर भाई साहब के कैंसर के इलाज के लिए गिरवी रखा हुआ था और उस पर ब्याज भी बढ़ता जा रहा था। भाभी जी ने मुझसे मदद मांगी थी कि मैं कुछ लाख की मदद करके वो रुपए निखिल को दे दूं, ताकि वो कोई दुकान खोलकर घर खर्च चला सके। सब लोग बहुत परेशान थे। उन्हें और कोई पैसा देने को भी तैयार नहीं था। उन्होंने ऐसी बात की तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भला कौन देवरानी जेठानी के बेटे के लिए लाखों रुपए देती है और उन रुपयों पर ब्याज भी नहीं मिलता। तेरे पापा ने भी समझाया पर मैं नहीं मानी, तो देव की भाभी अपना घर बेचकर किराए के घर में रहने चली गई। बस उस दिन के बाद से हमारे बीच में मनमुटाव पैदा हो गया।
सारी बातें सुनकर मनीषा की आंखें भर आईं। तब तक उसके पापा भी आ चुके थे। मम्मी, आपने आज जता ही दिया कि देवरानी और जेठानी कभी बहन नहीं हो सकती है। ताऊजी ने पापा को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें कमाने के लायक बनाया। देवकी ताईजी ने पापा को अपना बेटा समझा और आपको इतने मन से घर में दुल्हन बनाकर लाई। आप सबसे छोटी थी तो आपको बेटी की तरह रखा और उस समय से दादाजी की जायदाद का सब में बराबर बंटवारा भी कर दिया। सबके अलग अलग घर भी हो गए। उसके बाद भी वो मुझ पर अपनी ममता लुटाती रहती थी। निखिल भैया ने मेरी हर इच्छा पूरी की। राखी पर जो मांगा वो दिलाया और जब उन्हें जरूरत पड़ी तो आपने उनका घर बिक जाने दिया। जिन्होंने आपको घर बना कर दिया, आपने उनकी ही मदद नहीं की। आपके पास पैसों की कहाँ कमी थी? आप तो लाखों दे सकती थी। मेरे ससुराल वाले आप दोनों की एकता और प्यार की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। वो एकता और प्यार कहाँ चला गया? अपनी बेटी मनीषा की बात सुनकर सरिता जी का चेहरा उतर गया। बेटी, मैंने ये सब तेरे लिए किया था। मेरी जायदाद पैसों पर सिर्फ तेरा हक है, निखिल का नहीं। मम्मी, ताईजी और ताऊजी के आप पर इतने एहसान हैं। आपको उसे उतारने का सही अवसर मिला था, आपने वो खो दिया। मनीषा रोते हुए बोली। चुप हो जा बिटिया, पापा सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। भाई साहब और भाभी जी के लिए मुझे भी बहुत दुख होता है, पर मैं तेरी मम्मी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाया। सरिता जी को भी अपनी बेटी और पति की बातें सुनकर आत्मग्लानि महसूस होने लगी। उन्होंने दोनों से माफी मांगी। मैं उनके लिए अब क्या कर सकती हूँ? वो रोते हुए बोली। मम्मी, हम ताईजी और ताऊजी को उनका घर वापस कर सकते हैं। वैसे भी अगले सप्ताह उनकी शादी की 25वीं वर्षगांठ आ रही है और जिसने ये घर खरीदा है वो अभी यहाँ रहने भी नहीं आए हैं। मनीषा ने मालूम किया कि जिसने ये घर खरीदा है वो एक दलाल है जो सिर्फ घर खरीदता है और उसे आगे अच्छे दामों में बेचता है। अगले सप्ताह वो सब देवकी जी के घर गए। ताऊजी भी कीमो के इलाज से बहुत कमजोर हो गए थे। निखिल ने अपना काम शुरू कर दिया था, पर अभी वो सिर्फ घर खर्च ही निकाल पा रहा था। भाभी और भाई साहब, आपको विवाह की 25वीं वर्षगांठ की बहुत बधाइयाँ। ये कहकर सरिता जी उनके पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला और हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। सरिता जी ने मकान के कागजात उन्हें सौंप दिए और अपने सारे मन मुटाव और गिले शिकवे खत्म कर लिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।